जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं धार में मंदिर भोजशाला सियासत की पाठशाला। पूरा गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन करेगा, लेकिन उससे पहले वक्त आज के पॉलिटिकल पंच का है। फैसला बहुत आश्चर्यजनक है और हमारे जो तथ्य रखे थे हमारे विद्वान वकील साहब ने, सलमान खुर्शीद साहब ने, शोभा मेनन साहब ने, उसके लेकर हमको पूरा उम्मीद थी कि इस तथ्यों को माननीय हाईकोर्ट सुनेगी और हमारे पक्ष में फैसला करेगी। लेकिन कहीं का इतिहास और कहीं के आधार पे जो माननीय हाईकोर्ट ने बोला तो उसके निर्णय का हम सम्मान करते हुए कहते हैं कि ये निर्णय समाज को स्वीकार नहीं है। उसमें जो भी खामियां हैं उसको लेकर हमारा जो संवैधानिक अधिकार है तो उसको लेकर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला बहुत ही सराहनीय है और न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर फैसला दिया है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद में न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है और ये फैसला हिंदू पक्ष के उसमें आया है। भोजशाला पर आया ये निर्णय अपने आप में हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही खुशी का। सब लोगों के मन में एक अलग प्रकार की रोचकता और उत्साह का सर्जन हुआ है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। भारत ने अब तक नियंत्रित करके रखा, लेकिन हमें विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा। दरो दीवार से तहखाने तक मंदिर के सबूतों पर मुहर लगाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की ऐतिहासिक भोजशाला को पूर्ण रूप से मंदिर घोषित कर दिया और वहां नमाज पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अदालत का यह फैसला कई मायनों में देश के दूसरे बड़े धार्मिक विवादों को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं, क्या धार की इस हवा से काशी, मथुरा और संभल की फिजा भी बदलेगी? एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस फैसले ने जहां एक ओर सनातन पक्ष के दावों को मजबूती दी, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी के बीच यह बहस तेज हो गई कि क्या धार की भोजशाला है आने वाले दिनों में देश की सियासत की नई पाठशाला बनने जा रही है। इसी पर आज की महाबहस गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है और हमारे साथ हैं राम कुमार पाल जी, हैं राजनीतिक विश्लेषक, और थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच में होंगे, धर्मगुरु हमारे साथ होंगे, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ होंगे और विनीत जिंदल जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एडवोकेट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पैनल पर। बहस की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। भोजशाला मंदिर करार, अब नहीं होगी नमाज, इसे हिंदू पक्ष एक बड़ी जीत बता रहा है। नमाज का आज अंतिम दिन, ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, कल से यहां पर पूजा हो सकेगी। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है इस पूरे मामले में, उसने इस फैसले का स्वागत किया है। भोजशाला के फैसले का असर काशी, मथुरा पर पड़ेगा। हिंदू पक्ष ये मान रहा है क्योंकि तकरीबन ऐसे ही मामले काशी में ज्ञानवापी से जुड़ा है, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का है, संभल में वहां पर एएसआई का सर्वे चल रहा है और उसमें बहुत सारे कुएं मिले हैं। जिस तरह के ऐतिहासिक दावे किए जा रहे थे उनसे जुड़े हुए सबूत लोग मान रहे हैं कि उनका मामला और मजबूत हो रहा है। क्या इस पर भी उसका असर पड़ेगा? धार की हवा बदलेगी काशी, मथुरा, संभल की फिजा? चलिए इस पर बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले विनीत जिंदल जी हमारे बीच में हैं, सीनियर एडवोकेट। विनीत जी, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसका बार बार हवाला दिया जाता रहा है ऐसे मामलों में जब भी जो दूसरा पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष होता है। अयोध्या का मामला आया और उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, ये कोर्ट ने कहा, राम मंदिर भी बन गया। ज्ञानवापी पर यह दलील बार बार दी जाती है और कहा जाता है कि इसकी अवहेलना की गई, कोर्ट को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो भोजशाला का जो फैसला है, क्या उस पर भी ये लागू नहीं होता? क्योंकि एक बार फिर से इसी सवाल को खड़ा किया जा रहा है।
विनय जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, देखिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो पुराने हैं और जिनके ऊपर पहले किसी और धर्म का अधिकार था उनके ऊपर लागू नहीं होता, और इस बात को लेकर ही अयोध्या वाला जजमेंट और आगे जो उसके बाद जो पूरी प्रणाली चली है वो उसी के ऊपर चली है। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी इस मामले में भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसीलिए इसकी सुनवाई जो है वो पहले निचले जो हाईकोर्ट में सुनवाई चली है और जो डिसीजन आया है उसमें बहुत बड़ा कारण है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर एक डिफेंस हमेशा से जो मुस्लिम पक्ष है वो रखता रहा है इस तरीके का कि जितने भी स्ट्रक्चर जो उनके कब्जे में हैं उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक उनको शेड लेके कि भाई इनको हमसे ना छीना जाए, वो कहीं ना कहीं कोशिश की जाती रही है और इसके ऊपर बहुत डिबेट भी रही है। और मेरा मानना तो यह है कानूनी जानकार के रूप में कि देखिए अगर किसी जमीन, क्योंकि कोर्ट ने आपको याद होगा अयोध्या के मामले में भी कहा था कि जो मामले हैं यहाँ पे रिलीजियस मैटर नहीं होता, जो मामला अगर जमीन का है तो वो जमीन के मामले की तरह देखा जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी वही हुआ। देखिए जिस व्यक्ति की या जिस धर्म की वो जमीन शुरू से रही हो और उसके ऊपर कोई और व्यक्ति अगर कब्जा कर ले या कोई और धर्म कब्जा कर ले तो उसको वहां से हटाने का अधिकार, कानूनी अधिकार है उसको हटाने का जिसके पास पहले जमीन रही हो। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि जितने भी जो मामले अब हैं या आगे, चाहे वो मथुरा की बात करें चाहे वो काशी की बात करें, ये सब मामले उसी पूरे मैं कहूँगा लाइन के ऊपर चलेंगे। और अयोध्या का जो मामला था उसने बिल्कुल साफ कर दिया कि ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी धर्म ने कब्जा किया हो, स्पेशली जो इस्लामिक आक्रांता हमारे देश में आए उस समय पे जो कुछ हुआ, 1000 साल पुराना ये पूरा मामला है भोजशाला का, और उसके लगातार ये सब चीज़ें चलती रही हैं, बहुत डिस्प्यूटेड मामला रहा। और आज जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया है वो जजमेंट सिर्फ एक चीज़ पे नहीं आया, वो चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलीजियस स्टेनिटी देख के उसको दे दिया गया हो। इसमें साइंटिफिक और ऐतिहासिक जो तथ्य थे उनको देखने के बाद, पूरा एविडेंसेस देखने के बाद यहाँ पे डिसीजन है। बहुत मैं कहूँ बैलेंस जजमेंट है और बहुत अच्छा जजमेंट है। और एक खुशी की बात है कि जिन लोगों की, हिंदू धर्म के लोगों की जिनकी आस्था यहाँ पे थी, उनको ये जमीन आज उनकी वापस मिली है, वो मंदिर वो बिल्कुल वापस मिला है। ठीक है, साजिद रशीदी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। साजिद जी, जो मुस्लिम पक्ष है वो इस मामले का स्वागत कर रहा है, बस उसकी डिमांड इतनी है कि भाई सरकार से हम ये मांग करेंगे कि हमें मस्जिद बनाने के लिए जमीन वहीं दी जाए। नहीं, देखिए जमीन की जहां तक बात है, ना तो हमने बाबरी मस्जिद वाली जमीन ली है, ना हम इस मस्जिद के बारे में कोई जमीन की मांग करेंगे। जिसको मांग करना है वो करे। सवाल ये है कि अभी हाई कोर्ट से ये मामला हुआ है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। आपको याद होगा कि यूपी हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के लिए फैसला सुना दिया था और 3 हिस्सों में जमीन दे दी थी वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद में आपको याद होगा कि 4 बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से कही। एक तो ये कहा कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो चोरी से रखी गई। फिर ये कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी हो। फिर ये बोला कि 1992 में बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया वो इलीगल तरीके से तोड़ा गया। और चौथे ये भी कहा कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उस मामले में क्यों जा रहे हैं जो मामला खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, वहां राम मंदिर भी बन गया, वहां 5 टाइम की पूजा, सुबह से शाम तक 5 टाइम आरती हो रही है, रामलला की पूजा हो रही है, श्रद्धालुओं की कितनी आस्था है, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ वहां जा रही है। दिक्कत ये है कि आप लोग सुनना नहीं चाहते ना सही बात करने के लिए ये डिबेट शो नहीं है। नहीं, आप लोग सुनना नहीं चाहते। जो फैसला आया, मैं आपसे कह रही हूँ, उसके बाद काशी और मथुरा, इससे भी जोड़कर लोग देख रहे हैं। आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बोलना है, आप बोलिए। लेकिन इस भोजशाला के मामले जो मुस्लिम पक्ष है वो तो स्वागत कर रहा है। कौन मुस्लिम पक्ष स्वागत कर रहा है? बताइए मुझे। कहना है कि ठीक है हमें जमीन देनी है, आप वहीं आसपास हमें जमीन दे दीजिए, मतलब उसी एरिया में। कौन मुस्लिम पक्ष है वो हमें भी तो पता चले। वो मुस्लिम पक्ष कौन है हमें पता चले ना कौन है। तो आप बिना विषय का ज्ञान हुए ये क्लेम कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे साहब और ये होगा और ऐसे होगा वैसे होगा। आप बिना मामले की जानकारी करे सब क्लेम कर रहे हैं। क्या चीज? चलिए, हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, और वो भी पैनल पर आ चुकी हैं। स्वागत है साध्वी प्रज्ञा जी।
और एसके दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी हम रुख करेंगे। साथ भी प्रज्ञा जी, आपसे यही सवाल। साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं कि ये तो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, बाबरी के मामले में भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले अलहदा रहे, तो हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले में। पहले आस्था जी मैं ये कहूंगी कि भोजशाला पर आया निर्णय करोड़ों लोगों की आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान है। यह फैसला दिखाता है कि भारत में न्याय और संविधान के मार्ग से भी सत्य की विजय संभव है। चलिए, सिग्नल चला गया लग रहा साध्वी जी का। ठीक है, मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन एसके दुबे जी हमारे बीच में है, सपा प्रवक्ता। एसके दुबे जी, ये पूरा मामला भोजशाला से जुड़ा जो आया है, इस पर वर्डिक्ट दे दिया है हाई कोर्ट ने, और ये साफ साफ बोल दिया है कि सांस्कृतिक आधार पर उसको मंदिर माना कोर्ट ने। एएसआई के सर्वे जो प्रूफ थे, गवाह थे, सबके बाद उसको मंदिर माना गया। अब काशी और मथुरा, उसे लेकर भी एक आशा बंध गई है हिंदू पक्ष में कि भाई जब मामला भोजशाला का आ गया है तो वो दिन भी दूर नहीं, क्योंकि वहां भी वो वैसे ही सबूत, उसी तरह के सर्वे, उससे जुड़े हुए गवाह और एएसआई तो पुख्ता तौर पर, तो अब इसकी मांग और तेज हो जाएगी। देखिए, एक्चुअली समाजवादी पार्टी का हमेशा ये मानना रहा है कि जो भी विवादास्पद स्थल हैं, कोर्ट जो फैसला करेगी उसको सबको मानना चाहिए। राम मंदिर का भी जो जजमेंट आया, मुझे खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक ने उसका वेलकम किया, स्वागत किया। और देखिए, आज भगवान रामलला की मूर्ति वहां विराजमान है, सुबह शाम आरती हो रही है, लोग दर्शनों के लिए आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात रहा। अगर धार की बात, तो निश्चित तौर पर देखिए क्या होता है कि जब कोई नौसिखिया लोग होते हैं ना, नौसिखिया लोग, आप भी समझ रहे होंगे नौसिखिया का मतलब, और वो कुछ क्राइम करते हैं तो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सबूत छोड़ जाते हैं कि वहां पर वो फिर उनको पकड़ने में आसानी होती है। तो जिस तरीके से जो एएसआई के मोहम्मद साहब थे, आपने भी बाइट देखी, काफी मीडिया में उन्होंने बोला भी था, उन्होंने बहुत समय पहले बोल दिया था कि वहां पर इस तरीके का है। तो आर्कोलॉजिस्ट जब कहीं इन्वॉल्व होता है तो निश्चित तौर पर उसको ऑथेंटिक चीज होती है, वो जो बोलते हैं वो ऑथेंटिक होता है। लेकिन होता क्या है इस देश में कि कुछ बीजेपी के ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से एजेंट टाइप के होते हैं जो माहौल खराब करने में कोशिश करते हैं। अरे भाई, जब जजमेंट आ गया है, ठीक है, जिसको जाना है सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात रखो। उसके लिए हिंदू पक्ष ने भी एक कैवियट दायर कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट बिना उनकी बात को सुने अभी वो आगे कोई भी डिसीजन ना ले। ठीक है, जो कानूनी दांव पेच हैं वो दोनों पक्ष अप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आखिरकार कुछ चीजें हिंदुस्तान में जितने भी ऐसे स्थल हैं, देखिए वो सनातन के ही वो रहे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन बीच में जो आक्रांता आए, जो चाहे खिलजी हो, चाहे बाबर हो, और ऐसे 50 जो आक्रांता आए, उन्होंने निश्चित तौर पर हमारे यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की। अब जो गड़बड़ करने की कोशिश की, और स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस को जो स्टेप लेना चाहिए था, उन सारे मसलों को हल करना चाहिए था, वो कांग्रेस ने। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक एक करके जो इस तरह के केस खुल रहे हैं वो सही है, उसमें कोई आपको आपत्ति नजर नहीं आती? क्योंकि बहुत सारे लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं और सबसे ज्यादा इसी को कोट किया जाता है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोर्ट जो डिसाइड करेगी वो हम सबको मानना। समाजवादी पार्टी का कहना ऐसा है। ठीक है, साध्वी जी दोबारा जुड़ गई, बात पूरी कीजिए साध्वी जी। जी हाँ, आस्था जी, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि सनातन संस्कृति पर हुए ऐतिहासिक आघातों के बावजूद आज भी सनातन संस्कृति की चेतना जीवित है, मजबूत है, क्योंकि ये देश आस्था का देश है। यहाँ केवल एक स्थल का विषय नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रश्न है। सदियों तक दबे हुए सत्य को आज न्यायिक मान्यता मिली है। सत्यमेव जयते आज केवल नारा नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हुआ है। इसीलिए इनको ये समझना होगा कि हिंदू समाज जो है, हमने हमेशा लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखी है, लेकिन
सुनिए एक मिनट प्लीज, आप मत बोलिए, आप बोले, हमने आपको रोका नहीं है। देखिए बात ऐसी है जैसे यहाँ पर बैठ के ये लोग एक पार्टी को हमेशा दोष देते हैं, ठीक है। अब सपा के प्रवक्ता है, आप इनसे पूछिए क्या इनका शीर्ष नेतृत्व राम मंदिर जाकर के आया? टोपी पहनकर इफ्तार की पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं गए, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति है। भगवान को तो आप इससे अलग रखिए ना, आप भगवान को भी बीच में लेकर के आते हैं, क्योंकि ये तो वो पार्टी है जिनके यहाँ पर जब रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ा जाता है तो उस व्यक्ति का प्रमोशन कर दिया जाता है। इनकी वो पार्टी है जब सनातन धर्म की चर्चा होती है और ये कहते हैं कि सनातन धर्म का उन्मूल विनाश किया जाए तो उसमें ये लोग हिस्सा लेते हैं। एक भी आप मुझे दिखा दीजिए अगर उसको अभय दुबे जी कोई जवाब दे रहे आया हैं, हो, उसके बाद मैं उसके राजकुमार फेवर पाल में। जी का रुख करूंगी। अभय जी देखिए, मैंने अभी एक शब्द कहा था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एजेंट रहते हैं, उसमें ये मोहतरमा भी आ नहीं गई देखिए, दिस इज रॉन्ग। आपका जो एक मिनट बात सुनिए, टू अपोलोजाइज, इनको माफी। एजेंट क्या होता है? क्यों होते हैं? अपने अपने फैक्ट्स रखा करिए ना, पर्सनल मत हुआ कीजिए। एक महिला से इस तरीके से, साध्वी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं आप। एजेंट शब्द नहीं बोल सकते, आप अपना शब्द वापस लीजिए। आस्था जी प्लीज एक सेकंड अभय जी, आप किसको धमका रहे हैं? किसको धमका रहे हैं? क्या कंप्लेन है आपको? कुछ कहा क्या? एक सेकंड, मैं एंकर हूं ना, मैं देख रही हूँ डेकोरम। आप अपनी बात रखिए और किसी पर पर्सनल अटैक कोई नहीं करेगा। इनको आप टोकिए, इनको बीच में टोकिए। नहीं बीच में टोकिए। आपने क्या कहा साध्वी जी के लिए? अपनी सभ्य तरीके से बात करें। अनकल्चर्ड एंड अनसिविलाइज्ड पीपल आर देयर। ये क्या महिलाओं की इज्जत आप यहाँ पर किसी को टैग देने नहीं आए। और मुझे लगता है पहले आप इतनी अच्छी बातें कर रहे थे कि भाई कोर्ट का फैसला सबको मानना ही होगा और शांति रहनी चाहिए। आप उठ के किसी के लिए इस तरह के टैगलाइन नहीं कह सकते। बात रखिए आप। मोहतरमा को बुरा लगा, ऐसा क्या बोल दिया हमने? इन्होंने क्या बोला? एजेंट शब्द क्यों बोला आपने? व्हाई डिड यू यूज एजेंट शब्द? पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ होकर बैठते हैं यहाँ पर। देखिए डिबेट विषय से नहीं भटकनी चाहिए। मैं आप दोनों को कहती हूँ, आप दोनों खामोश रहिए थोड़ी देर। मैं आपका नाम लूंगी, उस वक्त आप बोलेंगे। शांत रहिए दुबे जी, साध्वी जी और दुबे जी, एसके दुबे जी और साध्वी जी दोनों शांत रहिए। रामकुमार पाल जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। मेरा सवाल आपसे, रामकुमार पाल जी, आप देख रहे हैं कि टीवी डिबेट में ही इस मामले को लेकर किस तरीके से एकदम से स्वर बदल जाते हैं। शुरुआत इससे होती है कि जो कोर्ट का फैसला है हम सब मानेंगे, शांति रहनी चाहिए, कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं बात जब राजनीतिक आती है तो आपको लगता है कि दो धड़े वाकई बंटते हैं। वो नहीं जो कोर्ट में मामला लड़ रहे हैं, वो पार्टियां जो चुनाव लड़ेंगी। का सवाल बहुत जायज और आपने बार बार कहा कि इसमें राजनीतिक कोई पार्टी लड़ने नहीं गई थी। जो वहां की संस्था है वही लड़ रही थी और वहां की मुस्लिम संस्था भी लड़ रही थी। और आपने कहा कि इसको मथुरा और इससे जोड़ा जाएगा, तो एक मुस्लिम समाज को अगर हम तो बहुत कुछ दे रहे हैं सब, ये तो दो राय नहीं है। बहुत सारे बोर्ड्स दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, और उस लाखों करोड़ के बोर्ड्स है। तो अब एक अगर वो जगह हम मांग रहे हैं तो ये दे के नई मिसाल कायम कर लेनी चाहिए। और हम लोगों में ऐसा होता ही है, हम कभी भी उनको तोड़ के नहीं चले, क्योंकि जोड़ के ही चले। जोड़े हैं तब तो हम उनको जो आज बहुसंख्य है हिंदू, उसका 2 नंबर की आबादी उन्हीं की है, तो भी उनको अल्पसंख्यक में रखा है। ये हिंदुस्तान के लोगों ने ही रखा है ना, क्योंकि अल्पसंख्यक आपको पता है जैन है, सिख है, पारसी है, बौद्ध है, वो जो बहुत फारसी बहुत कम संख्या में, लेकिन उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिल रहा है, उनको वोट्स नहीं मिल रहे। वोट्स मुस्लिम को मिल रहे हैं, जो 80 करोड़ के बाद 40 करोड़ लोग हैं। तो ये भी देश को सोचना चाहिए। जब देश इतना बड़ा दिल करता है तो अगर वहां का जो दूसरा पक्ष है मस्जिद की जमीन मांगता है, मैं तो कहता हूँ दे देना चाहिए। इससे एक नई मिसाल कायम होगी और मथुरा की भी जमीन के बगल में मस्जिद बन जाए और यहाँ भी बन जाए, उसको अलग जगह दे देनी चाहिए और इनको ले लेनी चाहिए। इसी में तो सद्भाव रहेगा। नहीं तो कभी कोई हमला होगा ना, ये जो 40% है ना, बहुत भारी पड़ेंगे देश को। अगर इलाज है तो सही ढंग से करो, अगर आप दे रहे हैं तो दे दो। और उन्होंने पहली बार मांग की है, बहुत अच्छी मांग की, हमको मस्जिद का स्थान दे दो, दे दीजिए। और कानूनन देखने जाएंगे तो जो केस लड़ते हैं ये लोग कभी भी, मैं आपके चैनल और श्रोताओं से कहना चाहता हूं, कभी भी लियाकत अली और नेहरू समझौता का यूज नहीं करते हैं। उसको यूज करें ना सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सारी ढोल की पोल खुल जाएगी, सारा अधिकार मांगना इनका सिलेंडर हो जाएगा। लियाकत अली समझौता क्या है, आप श्रोताओं को जरूर बताइएगा कि नेहरू समझौता क्या है।
लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर देश ने सब कुछ संभाला है तो उनको और मौका न देते हुए एक इंसानियत, जैसे हमारी दीदी कह रही थी कि अच्छे भाव से तो अच्छे भाव से कर देना चाहिए। और सपा के प्रवक्ता भी आज ठीक है बोल रहे थे, गड़बड़ नहीं बोल रहे थे। नहीं तो इनके राजकुमार भाटी तो क्या क्या बोल रहे हैं, इनको डुबा रहे हैं वो। तो भोज जो ये परिणाम आया है, परिणाम तो ऐतिहासिक दृष्टि से ही आता है। मुगल काल गया, उसके बाद अंग्रेज काल आया ना, तो वो मुसलमान भी गुलाम थे और हम भी गुलाम थे। वो कोई आजाद थे क्या मुगल काल में? अरे अंग्रेज काल के अंदर। ठीक है। एस.के. दुबे जी। तो मेरी बात अधूरी रह गई थी मैडम। मैंने इसीलिए कहा दोनों, भारतीय जनता पार्टी बड़ा बैलेंस होके चलती है, दोनों लोगों को साथ लेके चलती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमने कब ऐसा कहा है हमारी पार्टी ने कि हम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। कोर्ट का आदेश जो आएगा, चाहे मथुरा के भी विवाद में हमने कहा है, हमने बनारस के भी विवाद में हमने कहा है कि हम हमेशा कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। और मैं ही नहीं, ठीक है, सबको पालन करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर देश का हर नागरिक उसका स्वागत करेगा भाई। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है, और उनके जो गुप्त अब और अच्छी भाषा में मैं बोल दूं, थोड़ा शायद बुरा लगा है, हम थोड़ी और अच्छी भाषा कर देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप के प्रवक्ता जो हैं, किसकी बात हिंदू समाज में भी हैं और उनके मुस्लिम समाज में भी है, ये हमेशा भड़काने का काम करते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। चलिए, इस बीच रशीदी जी जुड़ गए हैं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। रशीदी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बात जब करने की होती है, जब तो आप पूरी नहीं करने देते, आप चले जाते हैं। डिस्कनेक्ट हो गए रशीदी जी, आपको ढूंढा जा रहा था इतनी देर से, अब आप आए स्क्रीन पर। चलिए देखिए, अभी कोर्ट का जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, इस पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। मैंने फिर कहा, आपसे पहले भी कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं, जो वहां पर पक्षकार हैं वो तो जमीन मांग रहे हैं, उन्होंने स्वागत किया है। आप कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं, कोई जमीन नहीं मांग रहा है। आप ये गलत बात फैला रहे हैं। अच्छा। किसी पक्षकार ने जमीन नहीं मांगी। मुझे नाम बताइए किसने मांगी है, किसने मांगी है, नाम बताइए। आपने तो पूरी तरह खारिज ही कर दी है बात। आप कहीं भी खोल करके पढ़ लीजिए। अगर मुझे पता होता रशीदी जी एकदम से ऐसे मुकरने वाले हैं तो मैं रख लेती यहाँ पे काफी सारे कागज वागज जहाँ एक पक्षकार का नाम वहां लड़ रहा है वो मांग रहा है। नहीं, अरे जब आप एक बात को टीवी पे कह रही हैं तो उसका सबूत तो होना चाहिए आपके पास। अरे सारे दिन सबूत चला है रशीदी जी, अब आप 8 बजे आके मुकर जाएंगे। मुझे पता होता तो मैं पुरानी फुटेज भी लेकर बैठती आपको प्रूव करने के लिए। बहरहाल शो के बाद मैं भेज दूंगी। आप डिस्कनेक्ट हुए थे, क्या मतलब है, खोल कर ही देख लेते, आपको दिख जाएगा। सारे दिन टीवी पे दिखाई रहे हैं कि हाँ ये पक्षकार ने मांग ली है जमीन, तो उस पक्षकार का नाम भी होना चाहिए आपके पास। मतलब आप जो है अपनी ही आधे अधूरे ज्ञान पर लड़ेंगे डिबेट में और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हाँ, हमारा ज्ञान आधा अधूरा है, आपका ज्ञान पूरा है। नहीं, कोई बात नहीं रशीदी जी, जितने और हिंदू पक्षकार हैं सबका ज्ञान पूरा है। हुए को जगा मुसलमान का ज्ञान आधा जो अधूरा जाग कर भी दिखावा कर रहा हो कि वो सो रहा है, उसको हम नहीं जगा सकते। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विनीत जिंदल जी हमारे बीच में आपको पता है सीनियर एडवोकेट हैं। चलिए, आपकी है? मेरी बहस नहीं है रशीदी जी, फैक्ट पर बात चल रही है, कोर्ट ने फैसला दे दिया है। विनीत जी, आप सबका तर्क सुन रहे हैं, आप सबका तर्क सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कृष्ण जन्मभूमि है, ज्ञानवापी है और संभल भी अपनी जगह है। चुनाव भी आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और आपको लग रहा है कि इस पर राजनीति भी जो है वो जबरदस्त तरीके से होगी। अब दो बातें हैं, एक तो राजनीति है और दूसरा ये कि मामले में पक्षकार कह रहा है कि हाँ जमीन दे दो, लेकिन बहुत सारे जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है वो कह रहे नहीं हम तो कोर्ट जाएंगे। अब देखिए, ये तो जो पक्षकार है वही कोर्ट जा सकता है, उनका राइट है, वो जाएं। जो लड़ना चाहता है वो लड़े। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि देखिए, अगर कोई जमीन किसी की है, अब जिस तरीके के एविडेंसेस सब लोग सामने आए, कोर्ट के समक्ष रखे गए, उसके बाद ये जजमेंट आया, अगर किसी की है तो उसको वापस मिलनी चाहिए। अगर हिंदू धर्म के लोगों की जमीन थी तो क्यों नहीं उनको वापस मिलनी, चाहे वो मथुरा की हो, चाहे वो काशी की हो, चाहे वो धार की, कहीं की भी वो मिलनी चाहिए। उसके अंदर कोई क्वेश्चन मार्क या ऑब्जेक्शन मुझे लगता है किसी को होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको ऑब्जेक्शन है कि अगर जमीन हिंदू धर्म की उनको वापस मिलती है तो उनको ऑब्जेक्शन है।
उसके बाद दूसरी बात देखिए, समझिए, देखिए अभी यहाँ पे रशीदी जी आपके चैनल पे कह रहे हैं कि किसने जमीन मांगी किसने नहीं मांगी। तो देखिए ये सारा मामला जमीन मांगने का और नहीं मांगने का जो है वो पक्षकार का है जो कोर्ट में केस लड़ रहा है। रशीदी जी तो केस लड़ नहीं रहे। अब ये जाएं और केस लड़े और पार्टी बने और फिर यहाँ पे आके बताएं कि क्या चाहते हैं वो। अब उनके कहने से कुछ होगा नहीं, रशीदी जी होगा उसके कहने से जो पेटिशनर है। पूछिए वो ऐसे कितने मामलों में पक्षकार हैं? मैं वही इसीलिए मैंने बोला ना, देखिए आके कहना कुछ भी बोल के चले जाना बड़ा आसान है, लेकिन मामला वही है कि ये जो व्यक्ति वहां लड़ रहा है और अगर वो कोई बात बोलता है तो उसकी बात का वेटेज अलग है क्योंकि वो कोर्ट के समक्ष है, वो अपनी बात कोर्ट के सामने रख रहा है। अब ऐसे मांगने के लिए तो बहुत सारी चीजें लोगों ने मांगी है। अब ऐसे तो देखिए ना, आप जब अयोध्या का मंदिर अयोध्या में भी तो दी गई है ना जगह, बिल्कुल, और ली लोगों ने। कौन कहता है ये क्या है? अभी वहां आप ये मुस्लिम कॉलर जो आपके सो-कॉल्ड बैठे थे वो भी कह रहे थे कि नहीं किसने ली जमीन, किसने नहीं ली, सबने जमीन ली भाई। वहां पे जमीन ली है, उसका बकायदा क्या बनना था वहां पर, उसका एक मॉडल भी सामने आया था, उसका एक विजन भी सामने आया था कि वहां ऐसे ऐसे कैफे भी होगा, कैंटीन भी होगी, ये भी होगा, अस्पताल भी होगा। लेकिन अभी तक क्या है, इतने साल बीत गए, राम मंदिर तो बन गया लेकिन वहां तो अभी तक जो कंकड़ घास पड़ी होगी वो पेड़ बन चुकी होगी। अब आस्था जी वही दिक्कत है ना, यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है कि हर चीज का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाती है। अगर एक पक्ष को वहां जमीन दे दी गई तो वो बनाए वहां मस्जिद अपनी और अपनी नमाज करें, क्या दिक्कत है लोगों को। लेकिन नहीं, क्योंकि देखिए ये धर्मनिरपेक्षता का जो पूरा मामला चलता है ना, वो एक पक्ष चाहता है कि बस दूसरा पक्ष ही उसको पूरा करे, हिंदू ही उसको पूरा करे, पर मुस्लिम कट्टरपंथी जो हैं वो लगातार इस तरीके की बातें मुझे लगता है तो कुल मिलाकर ये मामला आ जाता है कि एक तरफ तो कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जा रही है और दूसरी तरफ समाज में जो कट्टरपंथ की सोच है वो कहीं ना कहीं इस तरह के विवादों को सुलगाए रखना चाहती है, और जब इसमें मिल जाती है राजनीति तो कहीं ना कहीं जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनकी हवा निकल जाती है, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का पैनल पर आने के लिए। अदालत का यह फैसला कई मायनों में देश के दूसरे बड़े धार्मिक विवादों को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या धार की इस हवा से काशी, मथुरा और संभल की फिजा भी बदलेगी।